तरफ जहां किसान सम्मान निधि का किसानों को बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं कृषि विभाग ने 19 लाख से अधिक किसानों की किसान निधि पर रोक लगा दिया है। इसके पीछे कृषि विभाग का तर्क है कि इनकी तरफ से जो फॉर्म भरे गए हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं। दरअसल जिन जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, किसानों की तरफ से वो नहीं भेजा गया। वहीं बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो बिक चुकी हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन किया गया। यही नहीं, कई ऐसे केसेज हैं जिसमें पिता के नाम से संपत्ति पुत्र के नाम ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन उसका भी लेखा जोखा कृषि विभाग को पेश नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसान सम्मान निधि में पारदर्शिता को देखते हुए कृषि विभाग की तरफ से 19 लाख से अधिक किसानों की जो किसान निधि है उसे रोक लिया गया है और किसानों को ये मौका दिया गया है कि जल्द से जल्द वो अपने पूरे दस्तावेज सबमिट कर दें और उसके आधार पर ताकि जो बचे हुए किसान हैं उनको निधि का लाभ मिल सके। लखनऊ से वुडन सरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। कुछ माह पहले संभल पुलिस ने फर्जी बीमा माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर लगभग 80 बीमा माफियाओं को जेल भेजने का काम किया था। साथ ही उनकी 14 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की थी। लेकिन ताजा मामला संभल जनपद के असमोली थाना क्षेत्र से सामने आने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। इस गिरोह का भंडाफोड़ करने वाली अनुकृति शर्मा अब इस जनपद में नहीं है, उनका स्थानांतरण कहीं दूसरे जनपद में हो गया है, जिसके चलते फिर से ये बीमा माफिया अपने जाल फैलाने लगे हैं। ताजा मामला असमोली के गरवारा गांव से सामने आया है, जहां पर रहने वाली कैला देवी ने अपने पति के नाम से एक पॉलिसी खरीदी थी। बीमा क्लेम के आवेदन करने के बाद जब इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों ने इसकी जांच की तो मामला खुलकर सामने आया। जांच में सामने आया मृतक की जो पत्नी है उसने अपने पति की मौत के 45 दिन बाद पॉलिसी खरीदी है। अधिकारियों ने एसपी संभल से मामले की शिकायत की है। एसपी संभल के आदेश के बाद असमोली थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जांच में क्या नए खुलासे होंगे। अपने सहयोग के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट संभल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बुलाई हुई आज इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। जिस तरीके से ये बैठक हुई है, सबसे पहले तो विधानसभा 2027 के तैयारी की रूप में इस बैठक को देखा जा रहा है, जहां स्टेट के पदाधिकारियों के साथ साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी की बैठक थी। उन्हें आगे चल के क्या करना है इसके निर्देश भी दिए गए और विरोधी पार्टियों को किस तरीके से मुकाबला करना है, उनसे कैसे अपने जमीन को और मजबूत करना है, इसके लिए निर्देश के साथ साथ कुछ पार्टी के अंदर जिम्मेदारियों का भी बदलाव किया गया है। खास बात यह है कि ब्राह्मण को लेकर जो राजनीति चल रही है वो बीएसपी की इस पार्टी की बैठक में भी नजर आई, जहां पर बीएसपी ने ये जिक्र किया कि उनकी पार्टी ने हमेशा भेदभाव का रास्ता कभी ना अपना करके सभी के विकास का रास्ता अपनाया है। केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज़्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। जिस तरह से लोकसभा में हंगामा चल रहा है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि ये मौका होता है जब जनता के सवाल लोकसभा में दिखाई और सुनाई पड़े, पर ऐसे में सत्ता और विपक्ष दोनों में ही खींचतान की लड़ाई चल रही है। जिस तरीके की आज की बैठक है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर एक बार ये साफ किया कि 2027 से पहले जमीन को मजबूत भी करना है और संगठन को कैसे फेरबदल के रास्ते से और प्रभावी बनाना है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। दिल्ली में तमाम ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के तरफ से बड़ा प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें अलग अलग कई संगठन जुड़े हुए हैं। आखिर ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और इन ड्राइवर्स की मांग क्या है, सीधे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम RS राठौर है। मैं संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति का राष्ट्रीय महासचिव, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन का उपाध्यक्ष।
आज जो आप ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जो अभी अभी जल्दी में सरकार ने एक निर्णय लिया है। जैसा कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट गाड़ी, यानी कि उस पे जो सरकार ये कह रही है कि हम पोल्यूशन के नाम पे और सुविधा देने के लिए जो प्राइवेट वाहन हैं उन पे हम कमर्शियल में यूज करेंगे। तो हमारा विरोध इस बात का है कि अगर कमर्शियल में प्राइवेट चलाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन फाउंडर स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। जो आज ब्रेकडाउन का कॉल दिया गया है पैन इंडिया के अंदर ऐप बेस्ड वर्कर्स, इसके अंदर ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर और जो ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, जो गुड्स व्हीकल चलाते, इनके लिए है। ये कॉल देने का मेन मकसद यही है कि जो मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 दिया गया केंद्र से, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, उसमें दो खूबियाँ जो बड़े हैं जो डैमेज कर सकते हैं वर्कर्स के लिए। एक है ओन प्लेट व्हीकल को जो है कमर्शियल पे चला सकते बल्कि इजाज़त दी गई। उसके वजह से क्या है, जो कमर्शियल टैक्सीज, जो रोड टैक्स, रोड परमिट और इंश्योरेंस बड़े पैमाने पे बनते हैं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ये, और वो रेवेन्यू पे भी इफेक्ट गिरता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसके हित में कमर्शियल व्हीकल ही चलना चाहिए, ना कि नॉन कमर्शियल व्हीकल नहीं चल सकती। सरकार खुद रेट तय करे, ना कि कोई प्लेटफॉर्म कंपनी तय करे। सुधीर शर्मा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। नोएडा के सेक्टर 93 में बने ट्विन टावर को ध्वस्त हुए तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 28 अगस्त 2022 में इस ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढा दिया गया था, क्योंकि इस इमारत के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ था। नियमों की अनदेखी करते हुए इन टावरों को बनाया गया था और इस पूरे मामले में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों सहित बिल्डर के लोगों को मिलाकर तकरीबन 26 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। वो जांच रिपोर्ट अब पूरी हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात एसीओ सौम्य श्रीवास्तव द्वारा जांच की गई थी और इस जांच में प्राधिकरण के 11 अधिकारियों को दोषी माना गया है। यानी जो 11 अधिकारी इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं, उसमें से 7 अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। जांच प्रक्रिया इतनी लंबी चली कि कई अधिकारी रिटायर हो गए और कुछ की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट को अब शासन को सौंप दिया गया है। शासन की तरफ से इन संबंधित अधिकारियों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी ये देखना होगा। इन ट्विन टावर को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इसमें फायर एनओसी से लेकर तमाम तरीके की जो एनओसी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से दी गई थी, उनमें नियमों की अनदेखी, साठगांठ करने के जो तथ्य हैं वो सामने आए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब ट्विन टावर को गिरने के बाद उन 11 अधिकारियों पर कार्रवाई का इंतजार है, क्योंकि जिस सोसाइटी के अंदर इन टावरों को बनाया गया था उस सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के द्वारा काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलता रहा और जिसके बाद इन टावर्स को गिराया गया था। सुपरटेक कंपनी के भी कुछ निदेशकों के खिलाफ जांच में अनियमितताएं करने का मामला सामने आया था। उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होगी और जिन अधिकारियों ने बिल्डर कंपनी के साथ मिलकर साठगांठ की और इन टावरों को बनाया गया, उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, फिलहाल ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। लखनऊ में जन भवन यानी राजभवन में पुष्प शाक प्रदर्शनी लगाई गई है और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ जो खूबसूरत नज़ारा है उसे अपने कैमरे में भी कैप्चर कर रहे हैं, उन तस्वीरों को भी देख रहे हैं। सबसे पहले वंदे मातरम का एक द्वार बनाया गया है जिस गेट से लोग एंट्री करते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत में ही आपसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पर आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर्स, वेजिटेबल और डेकोरेशन वेरी नाइस। अभी कितने लोग आप लोग आए हुए हैं साथ? जी मैं तो अपने घर से अकेले आई हूँ। अकेले आए हुए हैं, बहुत सारे लोग फैमिली के साथ भी आए हैं। अब उनसे भी देखते हैं, लोग छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर प्रदर्शनी में लेके पहुँचे हैं। उनको भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो देश की संस्कृति है, हमारे देश का जो कल्चर है वो आखिर किस तरह से है, किस तरह से जो फूल और साग भाजियाँ हैं हमारे देश में वो किस तरह से होती हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं, उनको अपने देश की संस्कृति और जो विरासत है उससे भी जोड़ा रखा जा सके, इसकी भी कोशिश की गई है। नंदी बनाए गए हैं और जो है वो गाय का स्वरूप दिया गया है फूल से और यहाँ पर तमाम लोग अपने अपने हिसाब से फ़ोटो खींच रहे हैं, अपने कैमरों में इस दृश्य को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो संख्या है राजभवन में वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत भीड़ है, लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तरह तरह के मॉडल, ये केले के
जो छाल है उसका एक मॉडल बनाया गया है, एक मंडप बनाया गया है और उस मंडप से हमारी जो संस्कृति है उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे इस समय अगर हम बात करें जनभवन, जो इस वक्त राजभवन कैंपस पहले कहा जाता था, यहाँ पर लोग जो है वो इस पूरी प्रदर्शनी का लुफ्त ले रहे हैं। इस प्रदर्शनी में चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, युवा हों, सभी इस प्रदर्शनी में पहुंच रहे हैं और बहुत भीड़ है। राजभवन के सामने इस वक्त काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लखनऊ से उर्दू सर राम के साथ मिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। गौरक्षा पर बनी फिल्म गोदान को यूपी में योगी सरकार ने पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है। गौरतलब है कि ये फिल्म कल शुक्रवार को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म गौरक्षा पर बनी है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गौरक्षा को लेकर एक मजबूत कानून बनाने को किया, उस चीज को भी इस फिल्म में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। हालांकि इससे पहले फिल्म का जो पहला पोस्टर था वो खुद सीएम योगी ने रिलीज किया था, लॉन्च किया था। हालांकि जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई उसके बाद इस फिल्म को लेकर तमाम रिएक्शंस भी देखने को मिले। कई ऐसे मौलाना थे जिन्होंने इस फिल्म का खुलकर विरोध किया, कई ऐसे मौलाना थे जिन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे इस फिल्म का बायकॉट करें। न सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस फिल्म के जरिए भारतीय जनता पार्टी और सेंसर बोर्ड पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड पर यह आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों के जरिए जो सामाजिक सौहार्द है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि भारी विरोध के बावजूद भी इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबीर खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला करके उसका ओवा एक्सट्रैक्शन कराने यानी उसके अंडाणु चोरी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस के मुताबिक जिस किशोरी का जो ओवा एक्सट्रैक्शन किया गया उसे इसी इंदिरा IVF सेंटर पर लाया गया था और यहाँ की एक एजेंट है कल्पना भारती, जिसके ज़रिए उसको बहलाया फुसलाया गया, उसकी फर्जी ID बनाई गई और उसको जो है यहाँ ला करके उसका जो अंडाणु है ओवा एक्सट्रैक्शन कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जो कल्पना नाम की महिला है वो यहाँ की एजेंट है और उसने न सिर्फ फर्जी आधार कार्ड बनाया है बल्कि फर्जी ID भी उसकी तैयार की है, जो ID उसको जिस ID में उसको शादीशुदा दिखाया गया है और उसके पति का नाम भी दर्ज किया गया है। तो 15 साल की किशोरी का ओवा एक्सट्रैक्शन आखिर इस सेंटर पर कैसे हो सकता है और क्या इसमें सिर्फ एक एजेंट शामिल है या इससे जुड़े दूसरे लोग भी शामिल हैं, क्योंकि इस तरह की शिकायतें लगातार आई हैं और ये कहा गया है कि और भी तमाम लड़कियों का ओवा एक्सट्रैक्शन इसी IVF सेंटर पर कराया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस मामले में CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमीशन भी लगातार जांच कर रहा है और पीड़िता का बयान भी दर्ज हुआ है। साथ ही पीड़िता के ब्रेन वॉश की बात भी सामने आई है। तो अब धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलने लगी हैं, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस सेंटर पर सिर्फ कुछ एजेंट शामिल हैं या फिर इस सेंटर से जुड़े दूसरे लोग भी इस कारस्तानी में शामिल हैं। और देखना ये होगा, क्योंकि जो एक एजेंट है उसकी तो पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन जो बाकी लोग इसमें शामिल हैं उन तक पुलिस कब तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। वन क्षेत्र और वन्य जीवों के प्रति योगी सरकार की संवेदनशीलता का जो असर है वो अब धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। बीते कुछ सालों की बात करें तो जहां एक तरफ वन क्षेत्र की सीमाओं में विस्तार देखने को मिला है तो वहीं वन्य जीवों की संख्या में भी तेजी के साथ वृद्धि देखी जा रही है। राज्य पक्षी सारस की बात करें तो इनकी संख्या में पिछले 1 साल में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अगर हम बीते साल की बात करें तो इनकी तादाद पूरे प्रदेश में तकरीबन 19,500 के आसपास थी, लेकिन अब
इनकी तादाद 1000 से भी ज़्यादा देखी गई है। अगर हम 60 से ज़्यादा वन प्रभागों की बात करें तो देखा जाए तो सारस की जो गिनती होती है साल में, इन सभी वन प्रभागों में साल में 2 बार की जाती है, जाड़े में और गर्मी में। अगर जाड़े की गिनती की बात करें तो जो अभी गिनती हुई है, इस गिनती में 20,600 से ज़्यादा सारस पूरे प्रदेश में पाए गए हैं। और इस वक्त मैं नवाबगंज, जो कि उन्नाव जिले में पड़ता है, वहाँ का जो पक्षी विहार है, जो बर्ड सेंचुरी है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो पक्षी आती हैं यहाँ पर, उन पक्षियों को आप देख सकते हैं। ये जो बर्ड सेंचुरी है ये भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में सारस भी पाए जाते हैं। और इस वक्त मेरे साथ अमन जी हैं जो यहाँ के डिप्टी रेंजर हैं। वजह क्या है, वृद्धि क्यों हो रही है? संरक्षण की जो एक प्रक्रिया है उसको आप लोगों ने सरल किया है, उसकी वजह से या कुछ और वजह है? थोड़ा हम लोग की तरफ से ग्रामीणों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग तो देखिए समझ ही रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है कि पब्लिक को जानना उनके बारे में। अगर प्रॉपर तरीके से जानकारी उनको मिलेगी तो वो उनको, हमें नहीं लगता, नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे भी अब हम लोग गांव में से जाते हैं सारस देखने के लिए, तो ग्रामीणों से यही हम लोग निवेदन करते हैं कि वो लोग उनको क्षति ना पहुँचाएँ बिल्कुल भी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, उन्नाव। कोरे कागज पे काली स्याही से घोटाले की इबारत लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकारी नुमाइंदे हैं। इन सरकारी नुमाइंदों ने अपात्रों को पात्र बनाकर मुख्यमंत्री के सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सरकारी राशि और उपहार ही सौंप डाले। भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह की शिकायत पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का ये काला कारनामा उजागर हुआ। मुरादाबाद जनपद में 1634 जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया। साथ ही योजना के तहत दी जाने वाली राशि और उपहार भी सौंपे गए। शिकायत के बाद मुरादाबाद जिलाधिकारी अनूप सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपदीय अधिकारियों की पूरे मामले की जांच करने के लिए टीम का गठन किया। तो वही जांच के दौरान पाया गया है कि मुरादाबाद जनपद में 37 लाभार्थी ऐसे पाए गए जो पूरी तरीके से अपात्र थे। अकेले मुंडा पांडा ब्लॉक ऐसा था जिसमें 34 लाभार्थी अपात्र पाए गए। तो वहीं पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी अनूप सिंह का साफ तौर पर कहना है कि इन लाभार्थियों को लाभ देने वाले और इनका सत्यापन करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये घोटाले की फाइल भी अलमारी में रखी धूल के आगोश में समा जाएगी या फिर इन घोटालेबाज अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, संदेश। पूरी दुनिया को चिपको आंदोलन और मैती परंपरा से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक के दूरस्थ गांव सनोली से एक और खबर सामने आई है। यहां के ग्रामीणों ने 2 वृक्षों का विवाह कराया है। पीपल और वट वृक्ष के इस विवाह में दर्जन भर गांव के लोग शामिल हुए। इस विवाह में बैंड था, बाराती थे, मेहंदी की रस्में थी। हिंदू रीति रिवाज से संपन्न इस विवाह के माध्यम से लोगों ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। पर्यावरण के साथ यहाँ के लोगों के आत्मीय संबंध बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है, हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं हमें देवभूमि क्यों कहा जाता है। यहाँ के कण कण में देवता निवास करते हैं। यहाँ की प्रकृति की रक्षा की जिम्मेदारी हम सभी लोग की है। 2 वृक्षों का विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पूरी दुनिया वाले सीख लेंगे और वो पर्यावरण रक्षा का संकल्प करेंगे। ऑक्सीजन के भंडार बट और पीपल की ओर ध्यान गया। मैंने बचपन से कई पौधे रोपे जो आज बड़े वृक्ष का रूप ले चुके हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी ग्राम सभा सैनोली, ग्राम सभा चौकुना। ग्राम सभा चौकुना में 5-6 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी। ग्राम सभा सैनोली में 3 फरवरी को बहुत धूमधाम से शादी की गई, जिसमें पूरे प्रशासन स्तर से लेकर नेताओं से लेकर सबने भाग लिया। मैं अपने ग्रामवासियों को पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी। इससे वो पवित्र वृक्ष की गरिमा और बढ़ गई। न्यूज़ स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह बिस्ट। कानपुर प्राणी उद्यान की पहचान यहाँ के जीव जंतुओं की वजह से है। एक बड़े क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को तमाम जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं जिनकी वो कल्पना करते हैं। शेर, भालू से लेकर के वहाबी तक यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन अब कानपुर प्राणी उद्यान में बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तमाम एडवेंचरस गेम्स शुरू हो रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पर आर्चरी भी शुरू की गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो कानपुर प्राणी उद्यान पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर तीरंदाजी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि लोग चिड़ियाघर में
जानवरों को देखें। उसके बाद निकास द्वार के पास जब आते हैं तो उन्हें अपना एक शौक पूरा करने का मौका मिल जाता है। लोग यहाँ पर धनुष बाण से बाण चला करके अपने निशानेबाजी देख सकते हैं कि आखिर उनका निशाना कितना सटीक है। आमतौर पर देखा जाता है कि पुराने समय में लोग शिकार करने के लिए जाते थे, जंगली जीवों का शिकार करते थे। शिकार अब प्रतिबंधित है, तो ऐसे में कानपुर प्राणी उद्यान में जो लोग जानवरों को देखने के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपने शौक को पूरा कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें बहुत कम शुल्क अदा करना पड़ता है कि कानपुर प्राणी उद्यान में इसकी शुरुआत की गई और आमिर नाम के शख्स ने यहाँ पर इसे शुरू किया। उनसे बात कर लेते हैं, आमिर से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उन्होंने इसको शुरू किया और कितना रिस्पांस लोगों का देखने को मिल रहा है। ये बताइए, आपके मन में कैसे ख्याल आया कि कानपुर प्राणी उद्यान में इस तरीके का कोई काम शुरू किया जा सकता है? एक्चुअली में सर यहाँ पे आर्चरी कहीं कानपुर में है नहीं, एक दो एकेडमी है बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट है, लोगों के पास टाइम नहीं है, दूर जाना पड़ता है। तो 2-4 दिन हमने देखा कि यहाँ पे क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे क्राउड जनरेट हो सकता है, रेवेन्यू भी आ सकता है प्रशासन का और लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी बढ़े। तो साहब को हमने सुझाया तो उन्होंने इस चीज़ को अलाउ किया कि भाई ये तो काम ठीक है। निशानेबाजी का जो सेंटर है, एक अस्थायी छोटा सा सेंटर चिड़ियाघर में बनाया गया है जहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। वीडियो आसिफ खान के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार एक और तोहफा देने जा रही है। अब गुप्तार घाट पे श्रद्धालुओं के लिए ओपन एयर थिएटर बनने जा रहा है। ये समय हम ओपन एयर थिएटर के इस जगह पर हैं जहां पर ओपन एयर थिएटर जो है वो बनकर लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सिटिंग प्लान बनाया गया है, यहीं पर आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु जो है इसी सीढ़ियों पर बैठ कर यहाँ का नज़ारा देख सकेंगे। ये लगभग बनकर तैयार हो चुका है। बताया गया कि लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से गुप्तार घाट के पास ओपन एयर थिएटर बनाया जाएगा। यहाँ पर भगवान राम के संबंधी जो प्रसंग हैं वो जन्म से लेकर और लंका विजय तक जितने भी यहाँ पर प्रसंग है वो सब दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक स्क्रीन बनाई जा रही है, इसी स्क्रीन पर फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो भी दृश्य होंगे वहाँ दिखाए जाएंगे। जब शाम ढलती है ये ओपन थिएटर खुल जाएगा और यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर बैठकर इस ओपन थिएटर में इसका नजारा देख सके। तो मिला के योगी सरकार आने वाले पर्यटकों के लिए एक और तोहफा देने जा रही है कि अब जो आने वाले पर्यटक गुप्तार घाट आएंगे वो इसी ओपन एयर थिएटर में बैठकर गुप्तार घाट के साथ साथ फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। गुप्तार घाट में काफ़ी सुविधाएं प्राधिकरण की तरफ से और अन्य कार्य संस्थाओं, पर्यटन विभाग की तरफ से डेवलप की जा चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण है एक ओपन एयर थिएटर, जिसमें केवल थिएटर ही नहीं, उसमें कई कंपोनेंट हैं। उसमें लाइट एंड साउंड शो भी है, उसमें चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है। तो एक जब ये डेवलप होगा तो बहुत ही अच्छा एक पर्यटकों के लिए और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक जगह होगी जहाँ पे अपना समय व्यतीत कर सकेंगे और उस स्थान की महत्ता को देखते हुए, गुप्तार घाट की महत्ता को देखते हुए वहाँ पे समय व्यतीत कर सकेंगे। केबी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, गुप्तार घाट, अयोध्या। अक्षरधाम मंदिर एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए नहीं बल्कि पर्यटन क्षेत्र में भी एक बड़ा नाम रखता है। ऐसे मंदिर हैं जहां लोग सिर्फ अपने धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं जाते बल्कि कई लोग सिर्फ उनकी जो खूबसूरती है मंदिर की उसको देखने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जो मंदिर तैयार होते हैं उसमें राजस्थान का भी बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि राजस्थान के पत्थर हैं जो कि अक्षरधाम के मंदिरों में भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के जो मंदिर हैं उसमें लगे रहते हैं। बात की जाए जैसे कि अबू धाबी मंदिर का, यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है, इसमें राजस्थान से जुड़े हुए कई पत्थर शामिल किए गए हैं और किस तरह से ये तैयार होते हैं। देखिए ये नक्काशी यहाँ पर की जाती है। पहले इन पत्थरों को इस तरह से छोटे छोटे रूप में तैयार किया जाता है और फिर इन्हीं पत्थरों को बाद में जब मंदिर पूरी तरह से तैयार होने की उस कड़ी में होता है तब यहाँ पर इन पत्थरों को इस तरीके से लगाया जाता है जिससे कि एक ये भव्य मंदिर के रूप में आकार ले लेते हैं। इसी तरह के कई डिजाइन्स इधर मौजूद हैं जिनमें दिखाएंगे कि किस तरह से जो अंदर का जो द्वार है, तोरण है, वो यहाँ पर बनाया जाता है पहले, उसके बाद में इसको एंट्रेंस पर लगाया जाता है। इसी तरह से ये पिलर होते हैं जो कि पहले बड़ी नक्काशी के साथ में तैयार किए जाते हैं, उसके बाद इनको लगाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें आपने देखा कि अचानक लोग खेल रहे हैं, उनकी मौत हो जाती है, हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है और ऐसी बहुत सारी घटनाएं। टीचर पढ़ा रही है, उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोग डांस कर रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति डांस करते करते गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे तमाम लोग
जो है इससे प्रभावित हैं। वो लोग भी जो बुजुर्ग हैं, घर में अकेले हैं और उनके बच्चे विदेशों में हैं, वो अपने पेरेंट्स को लेकर के फिक्रमंद रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स की तबीयत कैसी होगी, क्या उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं वो। अब एक ऐसी डिवाइस आई है जो उनके पेरेंट्स को, उनके बुजुर्गों को बाकायदा मॉनिटर कर सकेगी और ये बता सकेगी कि उनको हार्ट अटैक या बड़ी बीमारी आने वाली है, सचेत हो जाइए। ये मेरे पास जो आप डिवाइस देख रहे हैं, दरअसल ये उसी का काम करेगी। किस तरह से काम करेगी, इस स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर प्रियदर्शन झा साहब हैं जो कि अभी जिनको मॉनिटर किया जा रहा है और ये यहाँ पर आप देखिए दिल की धड़कन या सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन हो रही सर। जी बिल्कुल। सो पेशेंट जो है यहाँ पे जैसे लाइन से आपको दिख रहे हो, ये पेशेंट्स जो मॉनिटर हो रहे हैं, तो इस तरह के समझिए कि अगर लाख पेशेंट मॉनिटर हो रहे हैं, राइट, तो उनका पूरा डेटा यहाँ पे कमांड सेंटर में डॉक्टर्स को दिख रहा है और उसमें एआई इंटीग्रेट किया गया है कि जिन मरीजों में वाइटल पैरामीटर्स एबनॉर्मल है, सपोज किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या हार्ट रेट बहुत हाई है, उनको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एकदम फ्लैग कर देता है कि हाँ इन मरीजों को अटेंशन की जरूरत है, जैसे इसमें लिखा है कि नीड्स अटेंशन, राइट। तो इस पेशेंट को क्या होगा कि डॉक्टर कमांड सेंटर में जो ये देख रहा है वो तुरंत जो है कॉल करेगा डायरेक्टली और मरीज को बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा है या आपका बीपी बहुत ज्यादा है या आपका शुगर ज्यादा है और अभी ये करने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।